हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अर्शी है। मैं यहाँ आपको करंट अफेयर्स और पॉलिटी पढ़ाती हूँ। करंट अफेयर्स में हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाते हैं जो हमें लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप सारी वीडियो अच्छे से देखा करो और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप ज़रूर नोट किया करो। चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, ये सबसे पहले हमारा भारत का झंडा है। हर घर तिरंगा योजना, हर घर तिरंगा, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोला जा रहा है, इसलिए हमने आज अपनी स्टार्टिंग में इसको लगाया है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ मोटिवेट के लिए भी हम आपके लिए लेके आए हैं। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ये बोला है नेल्सन मंडेला जी ने। पहले आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्मार्ट ई बीट की शुरुआत, ठीक है, ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा होगा आपको, स्मार्ट ई बीट की शुरुआत हाल ही में क्या हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी ने स्मार्ट ई बीट योजना शुरुआत की है। उसमें क्या है कि उसमें 119 मोटरसाइकिलों से हर शहर की क्या होगा, पूरे शहर की क्या होगा, निगरानी करेंगे जो पुलिसकर्मी होंगे। तो 119 मोटरसाइकिलों से क्या करेंगे, पूरे शहर की निगरानी करेंगे। इस नए सिस्टम का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने स्मार्ट ई बीट के 119 मोटरसाइकिल राइडर्स जो होते हैं, क्या क्या उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने बताया कि इस सिस्टम के साथ गुरुग्राम में पुलिस का बीट सिस्टम पूरी तरह क्या होगा, डिजिटलाइज हो जाएगा। ठीक है, हर चीज़ क्या हो जाएगी, जो गुरुग्राम में जो पुलिस स्टेशन है, ठीक है, उनका सिस्टम क्या होगा, पूरी तरीक़ा से क्या हो जाएगा, डिजिटलाइज हो जाएगा। तो ये योजना का उद्देश्य यही है कि जो मतलब अपराध बढ़ रहे हैं उन सब चीज़ों पर रोक लगाना है। ये किसके द्वारा शुरू की गई है? हरियाणा के द्वारा शुरू की गई है। आप ये बात याद रखना। स्मार्ट ई बीट शुरुआत किया जाए, बोला जाए कि स्मार्ट ई बीट की शुरुआत किस राज्य के द्वारा करी गई है, तो हरियाणा याद रखना। किसके? हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और कितना? स्मार्ट ई बीट के 119 मोटरसाइकिल राइडर्स। ठीक है, अभी देखते हैं स्मार्ट ई बीट सिस्टम क्या होता है। हरियाणा की ये नई ई बीट प्रणाली शहरी क्षेत्र है जिसमें क्या है कि 33 पुलिस थाना क्षेत्रों की निगरानी करेगी। कितना? 33 पुलिस थाना क्षेत्रों की निगरानी करेगी। इस प्रणाली के तहत क्या होगा कि 119 मोटरसाइकिल तैनात की जाएंगी। कितना? 119 मोटरसाइकिल्स। इसमें हर मोटरसाइकिल पर क्या कितने पुलिसकर्मी होंगे? 2 पुलिसकर्मी होंगे। पुलिसकर्मी इस प्रणाली के तहत कितना 3 दिन शिफ्ट में ड्यूटी देंगे। इस तरह 3 शिफ्ट में कितना 714 पुलिसकर्मी बतौर राइडर कार्य करेंगे। पुलिस ने शहर में कितने 2056 संवेदनशील जगहों को क्या किया, चिन्हित किया है। जो संवेदनशील क्षेत्र है, जो पुलिसकर्मियों ने क्या किया है, फिर उनको चिन्हित किया है कि यहाँ पर आपको क्या है कि ये पुलिसकर्मी यहाँ आपको रहना होगा। कौन सी ऐसी जगह है जिन्हें चिन्हित किया गया है? तो उनमें है एटीएम है, पेट्रोल पंप है, वरिष्ठ नागरिक के घर हैं, ठीक है, और कॉलेज हैं। अपराध प्रभावित क्षेत्र जो होते हैं, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहाँ पर पुलिस को ये लगता है कि यहाँ पे अपराध होने की ज़्यादा संभावना है, तो ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। तो ये हो गया स्मार्ट ई बीट सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा है। तो याद रखना, जिसने अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करी है वो है केरल। केरल ऐसा राज्य है जिसने अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करी है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, KFON, फुल फॉर्म तो है आपको केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, KFON की शुरुआत की है। इसके साथ ही क्या है, केरल अपनी जहाँ पर आपको लगे क्या होगा, केरल इसके साथ ही केरल अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जहाँ पर भी पहला लग जाए तो सोच लो कि उसके चांस जो रहते हैं क्वेश्चन बनने के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है केरल ऐसा राज्य है जिसने अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करी है। भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल मुख्यमंत्री ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया है कि जो दूरसंचार विभाग के द्वारा KFON LTD को इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP लाइसेंस प्रदान किया गया। इससे केरल राज्य में क्या होगा, जो सभी इंटरनेट की सुविधाएं हैं उन्हें क्या होगा, प्रदान कर पाएगा। इससे केरल राज्य में क्या है, जो सभी इंटरनेट की सुविधाएं हैं, अगर इंटरनेट अच्छा चलेगा तो क्या होगा, सभी सुविधाएं प्रदान हो जाएंगी अपना आप ही। तो जानते हैं केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के बारे में। ये क्या होता है, ये केरल सरकार की एक पहल है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड कि क्या है, जो राज्य में डिजिटल अंतर को खत्म करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो केरल सरकार की ये क्या है, एक पहल है। क्या है, केरल फाइबर ऑप्टिक जो नेटवर्क लिमिटेड होते हैं, राज्य डिजिटल अंतर को क्या है कि जो डिजिटल का अंतर हो चुका है उसको मतलब खत्म करने के उद्देश्य से क्या हुआ, शुरू किया गया है। और इस परियोजना के तहत और क्या क्या बातें होंगी, जो बुनियादी ढांचा है केरल का, ठीक है, जो बुनियादी ढांचा केरल में वर्तमान दूरसंचार परिस्थितिकी तंत्र का पूरक होगा। केरल राज्य को 1 गीगाबाइट अर्थव्यवस्था के रूप में रैंकिंग में सही उत्प्रेरक के रूप में क्या होगा, कार्य करेगा। और क्या होगा, इस नेटवर्क की मदद से सभी घरों में सस्ती और बेहतर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सकती है। सभी के घर में क्या होगा, सस्ती और बेहतर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सकती है। इसमें क्या होगा, इसमें शिक्षा, वाणिज्य, गवर्नेंस, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, जो भी संबंधित जानकारी होंगी उन्हें साझा कर सकता है। ठीक है, ये हो गया KFON के बारे में। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2022। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस हर साल कितने कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 20 जुलाई को बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, अगर आपसे पूछा जाए कि किसने इसकी शुरुआत की है, तो क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में क्या किया था, घोषित किया था। किसने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। याद रखेंगे, यह दिवस मानवता की स्थिति व संभावनाओं पर शिक्षित करने और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए दिन के रूप में चुना गया है। क्या होगा कि यह दिवस मानवता की स्थिति और जो संभावनाएं हैं मानव की, और उन पर जो शिक्षित करने और जागरूकता को, इसका उद्देश्य यह है कि जागरूकता बढ़े, किसमें, मानवता की स्थिति और संभावनाओं में शिक्षित करने के लिए। इस दिवस को मानने का उद्देश्य आम जनता, विशेष रूप से हमारी जो युवा पीढ़ी तक पहुंचना है और उन्हें ज्योतिष और खगोल विज्ञान के बारे में सिखाना है, कि खगोल विज्ञान के बारे में क्या है कि सारी जानकारी देना है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्या है, चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष क्या है, इस वर्ष बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNOOSO के सहयोग से यह दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। किसमें, किस किस के साथ, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सहयोग से, और किसके, यह दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम के तहत क्या है, मनाया जा रहा है। ये बात आप याद रखना। और क्या हो रहा है, इस कार्यक्रम के तहत क्या है, दुनिया भर में आम सार्वजनिक समारोह आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, जो दुनिया भर में आम सार्वजनिक जो समारोह हैं उन्हें आयोजित किए जाएंगे। अगर बात करें, अब आते हैं विश्व शतरंज दिवस के बारे में। विश्व शतरंज दिवस 2022 ये कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि कब मनाया जाता है, तो याद रखना 20 जुलाई को ये दुनिया भर में विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि शतरंज, बताइए, अभी चल रही थी ना शतरंज के बारे में, करंट में भी रहा था। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FID की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ थी, जब वो स्थापना हुई थी उनकी, तो उस दिन को चिन्हित करने के लिए ही विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष कब हुई थी, 1924 में हुई थी। ठीक है, 1924 में पेरिस में हुई थी। कहाँ पे, पेरिस में हुई थी। ये बात आप याद रखना, कहाँ पे हुई थी, पेरिस में की गई थी। इस दिवस के अवसर पर क्या है कि जो शतरंज खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, लोग इस खेल को खेलकर क्या किया, किसी को खेलना सीखकर यह दिवस मनाते हैं। ठीक है, लोग क्या है, इस खेल को खेलकर या किसी को खेलना सिखाकर यह दिवस मनाते हैं, याद रखना। इस दिवस का इतिहास के बारे में बात करें कि इस दिवस की क्या
इस दिवस के बारे में बात करें, कहाँ पे गया ये रहा, इस दिवस के इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो यह दिनांक 12 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, ठीक है, जो आपको मैंने ऊपर बताया था, चिन्हित करने के लिए ही मनाया जाता है 20 जुलाई को, कि ताकि शतरंज के बारे में भी सब जाने, दिवस के रूप में घोषित किया गया था। शतरंज खेल की शुरुआत आज से लगभग 1500 साल पहले कहाँ हुई थी? भारत में ही हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि शतरंज खेल की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो 1500 साल पहले भारत में हुई थी। इस खेल को कभी चतुरंगा के नाम से भी जाना जाता था। इसका पहला नाम क्या है? तो चतुरंगा, ये नोट कर लेना। कभी कभी क्या पता क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि शतरंज को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो चतुरंगा के नाम से जाना जाता था। फारस से होते हुए शतरंज अरब शासन के तहत प्रचलित होते हुए अंत कहाँ तक आया है? दक्षिणी यूरोप तक फैला है। 15वीं शताब्दी के दौरान क्या होता है? यूरोप में शतरंज अपने वर्तमान स्वरूप में विकसित हुआ है। 15वीं शताब्दी तक अंत के आधुनिक खेल में क्या होगा? बदल जाएगा। अभी आपको पता होगा कि नए पांच रामसर स्थल बताए गए हैं, ठीक है, जोड़े गए हैं। कौन कौन से हैं 5 नए रामसर स्थल? तो देखते हैं। रामसर कन्वेंशन के तहत क्या है? 5 आर्द्रभूमियों की पहचान की गई है। रामसर स्थल आर्द्रभूमि क्या होती है? जो दलदली क्षेत्र होते हैं उन्हें ही क्या आर्द्रभूमि क्षेत्र चिन्हित किया जाता है, जिसमें 3 कहाँ पर है? 3 है तमिलनाडु में, और 1 है मिजोरम, और 1 है मध्य प्रदेश में। 5 हो गए। इस तरह रामसर स्थल से आपको क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। और आप ये जो नए ऐड हुए हैं इन्हें जरूर याद कर लें या फिर अपना नोट कर लें और रिवीजन कर लें। इनका क्वेश्चन यहाँ से क्या है? बन सकता है। इस तरह भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए रामसर आर्द्रभूमि स्थलों को क्या है? जोड़ा है। भारत में कितने रामसर स्थल साइट हो चुकी हैं टोटल? तो हो चुकी हैं 54, ठीक है। नई 5 रामसर साइट कौन सी हैं? इनका नाम देख लेते हैं। पहला है पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पर? ये चेन्नई में स्थित मीठे पानी की दलदल है। यह चेन्नई में एकमात्र जीवित आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है। ये किसकी है? ये मीठे पानी का दलदल है, याद रखना। और एकमात्र जीवित आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी क्या है? तंत्र है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में कौन सी है? कमेंट में बताओ, ठीक है, कमेंट में बताना है कि मीठे पानी की झील भारत में सबसे बड़ी क्या नाम है, आपको कमेंट में करना है। दूसरा है तमिलनाडु का, ये भी करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। ये कहाँ है? ये कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। 60.21 हेक्टेयर संरक्षित क्षेत्र है। यह चेन्नई से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। तीसरा देखते हैं पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु, ये कहाँ है? ये तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में चिंदरम के पास 1100 हेक्टेयर के क्षेत्र को क्या करता है? कवर करता है। इस प्रकार ये देश के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में क्या है? गिना जाता है। अब देखते हैं पाला आर्द्रभूमि, ये कहाँ पर है? ये है मिजोरम में। यह मिजोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है, जो हरे भरे जंगलों से घिरी हुई है। याद रखना, मिजोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है जो हरे जंगलों से घिरी हुई है। सांख्य सागर मध्य प्रदेश में है। यह झील मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? स्थित है। सांख्य सागर मध्य प्रदेश, याद रखना, ये झील है मध्य प्रदेश के शिवपुरी माधव राष्ट्रीय उद्यान में। अब देखते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। रामसर कन्वेंशन यूनेस्को द्वारा दिनांक कितना? 2 फरवरी, आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को बनाया जाता है। तो 1971 में क्या हुआ था? रामसर सम्मेलन की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? ईरान का शहर है रामसर। ईरान का जो शहर है रामसर, उसमें क्या हुआ है? शहर में ये उसके नाम पर ये रखी गई। ये क्या है? एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है। यह क्या है? ये आर्द्रभूमि के संरक्षण और उनके संसाधनों का स्थायी उपयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है। इसके तहत क्या है कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्रभूमियों की क्या करना है? पहचान करना है। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्रभूमियाँ, ठीक है, उनका महत्व, उनकी जानकारी रखना, उनकी पहचान करना, इसका काम है। अब देखते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस।
ये कब मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। हेपेटाइटिस क्या है? एक बीमारी है। इसके उद्देश्य क्या है? उस बीमारी को लेकर लोगों को में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस हेपेटाइटिस रोग पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को आगे बढ़ाना। हेपेटाइटिस बीमारी क्या होती है? हेपेटाइटिस क्या होता है? जो तुम्हारा यकृत होता है ना, ठीक है, उसमें क्या हो जाती है? उसमें सूजन वगैरह आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। कितने वायरस की कितने होता है इसमें? 4 होते हैं, A, B, C और E, ठीक है। 4 तरीके से पाई जाती है हेपेटाइटिस की। तो हेपेटाइटिस रोग क्या है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को इसके आगे बढ़ाना है। तो ये हो गया हेपेटाइटिस के बारे में। क्या हुआ है कि जो व्यक्तियों की भागीदारी, जनता द्वारा कार्यों को जुड़ाव को प्रोत्साहित करने, WHO की 2017 की जो ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट में अधिक वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता को उजागर करता है। पूरे विश्व में प्रति सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है हेपेटाइटिस से पूरे विश्व में क्या है? 30 सेकंड में एक व्यक्ति मर रहा है। आप लगा लो आप। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए क्या हुआ है कि 2030 में इसे खत्म करने का लक्ष्य रखा है। किसने रखा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। याद रखना, आपसे पूछा, अगर कभी कभी डेडलाइन पूछ ली जाती है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस को कब तक मतलब खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। याद रखना, 2030 तक रखा है। इसके अलावा इस बीमारी को लेकर लोगों में ज़्यादा जागरूकता बढ़ाई जा रही है, ताकि लोगों में ज़्यादा जागरूकता बढ़े। और ये आपको बहुत बड़े स्तर पर ये बीमारी देखने के लिए मिलेगी। क्या होगा कि पेट में, लीवर से ऊपर आप देखोगे सूजन आती है, लोगों को दर्द होता है, हल्का हल्का खाना नहीं पचता है सही से। तो इसीलिए इस बीमारी में जागरूकता बढ़े, ताकि लोग, इतना सही होता है नहीं, तभी जागरूक हो जाएं कि हमें हमें दिखाना चाहिए, ठीक है। हर साल एक विशेष थीम के साथ मनाए जाने वाला यह दिवस, इस वर्ष क्या थीम है इसकी? आई कांट वेट थीम के साथ मनाया गया है। आई कांट वेट, ठीक है। अगर इसकी इतिहास की बात करें कि इस दिवस का इतिहास क्या है, तो नोबेल पुरस्कार जो विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक बलमबर्ग के जन्मदिन को चिन्हित करते हुए उस दिन किसका? डॉक्टर बारूक बलमबर्ग जो है उनके जन्मदिन को लेकर, उनका जन्मदिन का प्रतिवर्ष 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि हेपेटाइटिस दिवस किसके रूप में मनाया जाता है, कि क्यों मनाया जाता है, तो याद रखना, जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक बलमबर्ग, उनके जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए ही 28 जुलाई को क्या है कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। अब डॉक्टर बारूक बलगम ने हेपेटाइटिस बी वायरस HB की खोज की थी, और इसके इलाज के लिए इन्होंने क्या किया था? एक डायग्नोस्टिक टेस्ट और वैक्सीन को भी विकसित किया था। पहली बार अगर बात करें तो यह दिवस 2008 में मनाया गया था। आपसे क्वेश्चन में पूछे कि हेपेटाइटिस डे कब मनाया गया था, तो याद रखना ये मनाया गया था 2008 में। आपको ये टाइम जरूर याद रखना है, पहली बार कब मनाया गया था। अब बर्गिम में आपको पता होगा कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं। कमेंट में बताओ कि भारत अब तक कितने गोल्ड आ गए भारत के पास, ठीक है। आपको कमेंट में ये बताना है। तो देखते हैं बर्गिम में कॉमनवेल्थ गेम्स 28 जुलाई से क्या हुआ है। बर्गिम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का उद्घाटन कर दिया गया है। इस राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल की ध्वजवाहक शीर्षक कौन रही हैं? तो बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को बनाया गया है। राष्ट्रमंडल खेल के आधिकारिक तौर पर कितना? 22वां राष्ट्रमंडल खेलों के रूप में आमतौर पर बर्गिम खेल के रूप में जाना जाता है। यह राष्ट्रमंडल के सदस्यों के लिए क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है। इन राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड के बर्गिम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक रहेगा, ठीक है। 8 अगस्त 2022 तक किया जा रहा है। भारतीय दल के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है कि भारत की तरफ से बर्गिम कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में कितने? 215 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। याद रखना, कितने? 215 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार महिला क्रिकेट टीम को भी इसमें शामिल किया गया है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से, और कहीं से नहीं, यहाँ से बनेगा। अब जैसे पहली बार महिला क्रिकेट टीम को भी लिया गया है, तो पूछ ले जा सकता है आपसे कि किसको, मतलब कि कौन सी टीम को या कौन से खेल को कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल किया गया है। तो पहली बार महिला क्रिकेट टीम को इसमें शामिल किया गया है। उद्घाटन समारोह भारतीय दल का नेतृत्व कौन? शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु द्वारा किया गया है। स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रबल दावेदारों में से एक है। विश्व चैंपियनशिप में
लगी ग्रोइंग चोट के कारण, ठीक है, कौन सी, ग्रोइंग चोट के कारण ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं ले रहे। याद रखना किसके, इसमें कॉमनवेल्थ गेम में नीरज चोपड़ा जी ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है कि अभी अभी आपने देखा विश्व चैंपियनशिप में जो लगी है ग्रोइंग चोट के कारण, ठीक है, उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। हमने ये वो क्वेश्चन है जो हम आपको ऊपर पढ़ा चुके हैं, उनके बारे में हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, कौन सा था, तो ये था केरल। ठीक है, केरल ने अपनी अपनी इंटरनेट सेवा शुरू की थी, हमने आपको ऊपर पढ़ा चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय दिवस, चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है। ठीक है, विश्व स्तनपान सप्ताह, विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर माताओं में जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। क्यों मनाया गया है, शिशुओं को जो स्तनपान की जो आवश्यकता होती है, क्योंकि कभी कभी बच्चों को क्या होता है कि माताएं कुछ परेशानी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, पता नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि उन्हें स्तनपान नहीं मिलता है बच्चों को, छोटे शिशुओं को, तो उन्हें मतलब ऐसे ही निप्पल वगैरह ये सब पिला पिला के, तो उसकी जागरूकता बढ़े माताओं में, इसलिए ही विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है, जागरूकता बढ़ाने के लिए माताओं के अंदर। UNICEF द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो विश्व के 60% शिशुओं को लगभग 6 महीने तक जरूरी स्तनपान नहीं मिलता है, जो उन्हें मिलना चाहिए। 6 महीने तक स्तनपान बच्चों को मिलना चाहिए जरूर, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं मतलब बच्चों के अंदर एक जो विकास की जो स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं वहीं से ही शुरू होती है, और फिर वहीं पे क्या होता है कि उन्हें जब स्तनपान नहीं मिलता है तो उसमें यही होता है कि बच्चे में बीमारियां होने लगती हैं। ठीक है, लंबाई को लेकर, उसके मोटापे को लेकर, बच्चा ठीक नहीं है हेल्थ से, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। अब देखते हैं हम इस दिशा में जागरूकता बढ़ाने में विश्व में स्तनपान सप्ताह की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यह सप्ताह हर साल एक विशेष थीम के तहत जागरूकता अभियान की तरह मनाया जाता है। ठीक है, जागरूकता बढ़ाने के लिए इस अभियान को मनाया गया है और चलाया भी गया है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट रखी गई है। इस सप्ताह की बदौलत वर्ष में 2015-16 के मुकाबले वर्ष 2020-21 में स्तनपान की प्रारंभिक दर में गिरावट आई है 2015-16 के मुकाबले में। ठीक है, इसलिए इस सप्ताह को मनाया गया है। इसके इतिहास की बात करें कि इसका इतिहास और महत्व क्या है, तो WHO और UNICEF द्वारा वर्ष 1991 से वार्षिक विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। कब से, 1991 से। इस सप्ताह के माध्यम से कई सामाजिक भ्रांतियों को दूर भी किया गया है, और हर वर्ष के विशेष थीम के माध्यम से लोगों में क्या है, जागरूकता फैलाई जा रही है, जागरूकता फैलाई जा रही है। ठीक है, आप भी लोगों को ये बात हमने बताई है, हमने यहाँ से सीखी, हमने पढ़ा है, तो हम भी बता सकते हैं अपने स्तर पर, हम भी 2-4 महिलाओं को समझा सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका, कब मनाया जाता है, 22 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा जब राष्ट्रीय भारतीय ध्वज तैयार कर दिया गया तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या हुआ था कि इसे पहली बार देश के नागरिकों के सामने पेश किया गया था। तो वो दिन कौन सा था, तो वो था 22 जुलाई। 22 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है विश्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज दिवस। ठीक है, याद रखना कब, 22 जुलाई। कमेंट में करके बताना कि राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइनर कौन है। ठीक है, अब तो उनका देहांत हो चुका है, लेकिन आपको नाम कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो आपको पूरा देखा कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।